नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट 2.0 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो सपनों से भरी है, जहां जादू हकीकत बन जाते हैं और हर कहानी दिल को छू लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टूडियो गिबली की। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जापानी एनिमेशन स्टूडियो कैसे शुरू हुआ, कैसे ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और अब इसका भविष्य क्या है, खासकर जब बात एआई की दुनिया की है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक जादुई सफर के लिए और इस कहानी को शुरू से जानते हैं। स्टूडियो गिबली की शुरुआत। आजकल गिबली का ट्रेंड चारों तरफ फैला हुआ है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आ रहा होगा कि स्टूडियो गिबली शुरू कैसे। ये कहानी शुरू होती है साल 1985 में, जब दो शानदार एनिमेटर्स हायो मिज़ाकी और इसोओ ताकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी ने मिलकर एक सपना देखा। वो चाहते थे कि एनिमेशन की दुनिया में कुछ नया हो, कुछ ऐसा जो आम मसाला फिल्मों से अलग हो। मियाज़ाकी पहले ही अपनी फिल्म नौशिया ऑफ द वैली ऑफ द विंड से तहलका मचा चुके थे, जो 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें हिम्मत दी कि वो अपना स्टूडियो बनाए और इस तरह जन्म हुआ स्टूडियो गिबली का। लेकिन नाम गिबली आया कहां से? ये एक लिबियाई अरबी शब्द है जिसका मतलब है रेगिस्तान की गर्म हवा। मियाज़ाकी चाहते थे कि उनका स्टूडियो एनिमेशन की दुनिया में एक ताजा हवा की तरह आए। गिबली की लोकप्रियता का राज। अब सवाल यह है कि स्टूडियो गिबली इतना पॉपुलर कैसे हुआ? इसका जवाब है इसकी कहानियां और कला। 1986 में आई उनकी पहली ऑफिशियल फिल्म द कैसल इन द स्काई ने दिखा दिया कि गिबली कुछ अलग करने वाला है। फिर आई माय नेबर टोटोरो, एक प्यारा सा टोटोरो जो आज गिबली का मास्कट बन चुका है। लेकिन असली धमाका हुआ 2001 में, जब स्पिरिटेड अवे रिलीज हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ जापान में तहलका मचाया बल्कि ऑस्कर तक जीत लिया। ये पहली गैर अंग्रेजी एनिमेटेड फिल्म थी जिसने ये कारनामा किया। गिबली की खासियत क्या थी? उनकी हर फिल्म में हाथ से बनाई गई एनिमेशन, खूबसूरत नेचर के सीन और ऐसी कहानियां जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके दिल को छू लेती थी। पर्यावरण, शांति और इंसानी रिश्तों पर उनकी गहरी सोच ने उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया। और हाँ, वॉल्ट डिज्नी के साथ डील ने उनकी फिल्मों को पश्चिम देशों तक पहुंचाया, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। गिबली का भविष्य। क्या ये स्टूडियो हमेशा चलता रहेगा? मियाज़ाकी कई बार रिटायरमेंट की बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो वापस आ जाते हैं क्योंकि कहानियां उन्हें बुलाती हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म द बॉय एंड द हीरो ने 2023 में रिलीज होकर फिर से ऑस्कर जीता, जो बताता है कि गिबली का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि मिज़ाकी की बात क्या होगा। स्टूडियो नए टैलेंट को मौका दे रहा है और गिबली म्यूजियम जैसी चीजें उनकी विरासत को जिंदा रख रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि गिबली शायद डिजिटल एनिमेशन की ओर बढ़े, लेकिन उसमें भी वो अपनी खास स्टाइल बरकरार रखेंगे। तो भविष्य में हमें गिबली की नई कहानियां देखने को मिलेंगी, शायद थोड़े बदले हुए अंदाज में। एआई की दुनिया पर गिबली का प्रभाव। अब आते हैं सबसे मजेदार और विवादित सवाल पर, स्टूडियो गिबली का एआई की दुनिया से क्या कनेक्शन है। मार्च 2025 में ओपन एआई ने अपने GPT-4o मॉडल में एक ऐसा फीचर लॉन्च किया जिसे लोग अपनी फोटोज को गिबली स्टाइल में बदल सकते थे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर गिबली स्टाइल की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। लोग अपने सेल्फीज, पेट्स और यहाँ तक कि मशहूर सीन को गिबलीफाई कर रहे थे। लेकिन रुकिए, ये सब मियाज़ाकी को पसंद नहीं आया। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने एआई से बनी कला को जिंदगी का अपमान कहा था। उनका मानना है कि असली कला में इंसानी एहसास और मेहनत होनी चाहिए, जो मशीन नहीं समझ सकती। फिर भी एआई ने गिबली के स्टाइल को और मशहूर कर दिया। क्या यह ट्रिब्यूट है या चोरी? ये सवाल अभी भी हवा में है। भविष्य में शायद एआई और गिबली का मेल कुछ नया लाए, लेकिन क्या वो मियाज़ाकी की सोच को चैलेंज करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी स्टूडियो गिबली की कहानी, एक छोटे से सपनों से शुरू होकर दुनिया भर में छा जाने तक का सफर। इसका भविष्य और एआई के साथ इसका रिश्ता हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपको क्या लगता है? क्या एआई गिबली की विरासत को आगे ले जाएगा या उसकी आत्मा को कमजोर करेगा? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।